नमस्ते बच्चों। आप मुझे देख पा रहे हो? एक मिनट बस आपके जरा क्वेश्चन इंपोर्ट कर लूं। एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चन कराने हैं। आपको दिक्कत होती है तो उसमें जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ गए। चलो चलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर हो, स्वस्थ हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो आप मेरे प्यारे साथियों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम पिछली क्लास में दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा कि जो उद्योग धंधों को तरजीह दी जा रही है। अब आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना बेचारी बड़ी परेशान पंचवर्षीय योजना है। कैसे? युद्ध हो गए, 62 में युद्ध हुआ, फिर 65 में हुआ, पाकिस्तान से झगड़ा हुआ, पहले चीन से झगड़ा हुआ, फिर 65-66 में अकाल पड़ गया। तो क्या ही उम्मीद करें कि ये कैसे ही कामयाब हो पाएगी। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिएगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक का यह समय है। इस पंचवर्षीय योजना में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। पंडित नेहरू जी की डेथ हुई, और फिर हम क्या देखते हैं कि उनकी जगह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। उधर सूखा पड़ गया, 62 में चीन से युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। तो आप समझो कि ये आखिर योजना कामयाब होती तो होती कैसे? इसके साथ दिक्कत तो थी। ठीक है, देखिए ये किस पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना, यह योजना जॉन सैंडी कौमा सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती और गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस पर आधारित थी, गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। क्योंकि ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी तो कई बार इसे गॉडगिल योजना भी कहते हैं। इन्हीं के आधार पर क्या कहा जाता है, इसी आधार पर इसे गॉडगिल योजना भी कहते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज गॉडगिल योजना। आपके एक बार कमेंट्स देख लूं, जो कि जरूरी है। आप भोजपुरी बोलिए भैया, हमें नहीं आती है, सीधी बात यह है। इसे गॉडगिल योजना भी कहा गया। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। किस नाम से और जानते हैं भैया? इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। अब आपको यह सोचना होगा कि ये लोग कौन होते थे। देखो, ये सब सलाहकार होते हैं सरकार के। ये सब सरकार के सलाहकार हैं जो सरकार को सलाह देते हैं कि योजना को कैसे चलाना है, योजना का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम 5 साल, आने वाले 5 सालों में कैसे काम करेंगे। ये सब जो हैं, ये इस तरीके के सजेशंस दिया करते थे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को
क्या बनाना? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाना और स्वायत्त, जो होती है ना, जो एक ऐसी स्थिति होती है कि जब अर्थव्यवस्था खुद ब खुद चलने लगे, उसे बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना पड़े, स्वतः स्फूर्त बनाना, स्वतः स्फूर्त बनाना, स्वतः स्फूर्त बनाना इसका उद्देश्य था। स्वतः स्फूर्त क्या होता है? अर्थव्यवस्था की एक स्थिति होती है, कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है, ये याद रखिएगा कि किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर आप स्वतः स्फूर्त अवस्था में ले आ रहे हो तो फिर वो इकोनॉमी खुद ब खुद तरक्की करती है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब एक, मैं कहूं कि एक तरीके से उसे रिदम में लाना है ना, क्या लाना? रिदम में लाना, कि ऐसा लगे कि अब अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है। भाई पहले में कृषि को बहुत प्राथमिकता दी गई, दूसरे में उद्योग धंधों पे लगे रहे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात यह था कि सारे जोर हम ही लगा रहे थे, है ना। तो उसमें यह था कि अर्थव्यवस्था खुद ब खुद विकासशील होने के अग्रसर हो जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था खुद विकासशील होने की तरफ अग्रसर हो। इसका अर्थ है भैया, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था खुद, क्योंकि विकसित होना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उस समय में, यह कोशिश करना कि हम विकसित हो जाएंगे बहुत बड़ी बात है। विकसित तो हम 2047 तक होंगे। आज भी हमारा लक्ष्य क्या है कि 2047 तक विकसित हो जाएंगे। इस अर्थव्यवस्था जो है खुद ब खुद ही विकासशील होने की तरफ अग्रसर हो जाए, खुद ही विकासशील होने को अग्रसर हो। क्या हो जाए भैया? खुद ही विकासशील होने को अग्रसर हो जाए, कि हम खुद ही डेवलप अप कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी अंग्रेजी राज से पहले ऐसी ही थी। अगर अंग्रेज ना आते, हमारा बेड़ा गर्क ना करते, तो हम तो बहुत डेवलप कर गए होते। अर्थव्यवस्था की एक पोजीशन होती है टेक ऑफ स्टेज, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। तो बात समझ गए? तो यह है कि विकासशील होने की तरफ अग्रसर होती है। इसमें योजना में होता क्या है कि बोकारो में एक स्टील प्लांट खोला गया। इसमें ही बोकारो में एक स्टील प्लांट खोला गया, एक स्टील प्लांट खोला गया है। स्टील प्लांट खोला गया, और आपको पता होगा 3 इससे पहले खोले जा चुके हैं। ये बोकारो में था। कहां था? बोकारो में। ये सोवियत संघ के प्रयासों से खोला गया था। किसके प्रयासों से खोला गया? ये ध्यान रखिएगा कि जो बोकारो का स्टील प्लांट है, ये सोवियत संघ के प्रयासों से खोला गया है। सोवियत संघ के प्रयासों से झारखंड में। बोकारो कहां है? बोकारो झारखंड में है। बोकारो झारखंड में है, और यह सोवियत संघ के प्रयासों से खोला गया। रूस ने बड़ी मदद करी है भारत की, ये मानो आप, है ना। रूस ने बड़ी मदद करी है भारत की, ये समझो, है ना। तो सोवियत संघ जो था आज भी मदद कर रहा। रूस को भारत ने हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया है। रूस ने बड़ी मदद करी है। झारखंड सोवियत संघ के प्रयासों से, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। सोवियत संघ के सहयोग से। सर्दी है बाबू, तबीयत तो ऊपर नीचे रहती है सर्दियों में, जानते हो ना, हैं? सर्दियों में तबीयत ऊपर नीचे रहती है, तो वही ऊपर नीचे है थोड़ी सी आज, है ना। बोकारो। अब आगे देखिए, यह योजना असफल हो गई। यह एक असफल पंचवर्षीय योजना थी। यह एक कैसी पंचवर्षीय योजना है?
भैया यह एक असफल पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना है, यह एक असफल पंचवर्षीय योजना थी। और जिसके पीछे कारण क्या थे, बात यही निकल कर आती है कि आखिरकार सरकार की योजनाएं फेल हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्यों जी? सरकार, है ना। देखिए इसके कारण क्या थे, इसके कारण समझिए, इसके कारण क्या थे। इसका कारण था चीन के द्वारा जो हमें धोखा दिया गया, 1962 का जो युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध। हमें कोई उम्मीद थोड़ी थी कि चीन हम पे हमला कर देगा। भाई हम तो हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील समझौता है। नेहरू जी तो बहुत चाइना यात्रा पर गए तो बड़े खुश हुए थे कि देखो कितना सम्मान कर रहे हैं लोग हमारा। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था हमारा तो, है ना। देखिए इसका कारण था भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, ठीक है। फिर 1965 की बात है, हमारे पड़ोस में एक मुंगेरी लाल है जो दिन रात उठते बैठते भारत पर कब्जा करने के हसीन सपने देखता है, नाम पाकिस्तान है। भारत पाक युद्ध होता है। भारत पाक युद्ध, यहां से आपको यह समझना होगा कि पहले वाला युद्ध हम हारे और नुकसान हुआ। इस युद्ध में क्या होता है, भारत की हार होती है। भारत की हार हुई, भारत की हार और नुकसान हो रहा है भारत को। भारत की हार और नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ भारत को। भारत पाक युद्ध में हम जीते जरूर, जीते, लेकिन बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। यह बात समझ लीजिए, है ना। नहीं नहीं लोकेश, बात समझ लीजिए, हम जीते जरूर भारत पाकिस्तान इस युद्ध में, लेकिन नुकसान हमें भी खूब हुआ था। इस बात को लोग स्वीकार क्यों नहीं करते, पर पता नहीं क्यों नहीं करते, पर मैं बताता हूं आपको। ऐसा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ था भारत का, लेकिन बहुत नुकसान भारत को हुआ। तो ये सब कुछ ऐसे वजह चल रहे थे कि गड़बड़ हो रही थी। फिर 65-66 में एकदम से सूखा पड़ गया। 65-66 में 1965 की बात है। 1965-66 में एक सूखा पड़ जाता है, एक सूखा पड़ा। तो अब आप बताइए कि जब इतनी सारी चीजें होंगी तो पंचवर्षीय योजना पैसे से चलती है दादा, तो पैसा कहां रह जाएगा। और जब पैसा नहीं रहेगा तो फिर सीधी सी बात है कि ये योजना फेल होनी ही होनी है। नहीं समझे? तो ये सब वजह थी जिस वजह से ये योजना फेल हो गई। अब जब ये योजना फेल हो जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसी समय की बात है, आपको पता हो कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, एक पढ़े लिखे आदमी को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि नेहरू जी वो थे। नहीं जी, नेहरू जी ऐसे थे, नेहरू जी वो थे, नेहरू जी ऐसे थे। नेहरू जी चाहे जो भी थे, आप मान लीजिए कि आज के मुकाबले उस समय के राजनेता राजनीति देशभक्ति से करते थे। आज राजनीति केवल एक व्यापार है। पहले राजनीति सेवा हुई, है ना, फिर राजनीति शौक में तब्दील हुई, और आज राजनीति एक व्यापार में तब्दील हो चुकी। तो चाहे कुछ भी है, लेकिन नेहरू जी ने वो सब देखा था। इसके दौरान ही जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, दौरान ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई है।
जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई। जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हुई है? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है। और इसी पंचवर्षीय योजना का ही समय था, इसी पंचवर्षीय योजना का समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात हो गई। ये तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पनौती साबित हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई है। और मैं बता दूं, देश एक संकट में था उस समय। क्या था? देश एक संकट में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो बड़े अवेयर आदमी थे। कुछ बातों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री बड़े अवेयर थे। इसी समय 65-66 में हरित क्रांति की नींव रखी गई। इस पंचवर्षीय योजना में ही, पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की नींव रखी गई। हरित क्रांति की नींव रखी गई क्योंकि सबसे पहले काम यह था कि चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, हमें कम से कम खाना पीना तो हमें हमारे देश में ही मिलना चाहिए। हरित क्रांति की नींव रखी गई। इसका उद्देश्य था कि भारत को खाद्यान्न के मामले में कम से कम गेहूं तो हमें मिले। मैंने कल बताया था कि वो किस क्वालिटी का गेहूं हमें देते थे। और वो जो गेहूं था भैया, वो गेहूं जो है वो मुर्गियों को दिया जाता था। वो सुअर पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल होता था। वो गेहूं ये हमें देते थे। मजबूरी में एक संधि भी थी, मजबूरी में एक संधि करनी पड़ी, जिसके तहत हमें हथियार अमेरिका से लेने पड़ रहे थे। घटिया किस्म का गेहूं आ रहा है, बदले में हथियार लेने पड़ रहे हैं, है ना। तो अमेरिका तो किसी भी देश को, है ना, क्या होता है, किसी देश को लूटने का मौका नहीं छोड़ता। हरित क्रांति की नींव रखी जाती है। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आज भारत गेहूं भी किसी से मंगाता है? क्या आज भारत गेहूं किसी से मंगाता है? तो आप कहोगे नहीं मंगाता। आज भारत पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है। नेहरू जी की मृत्यु कैसे हुई? लोग ये कहते हैं कि सदमा था उन्हें चीन की हार का, ये समझ लो। और इसके प्रारंभ किसने किया था? इसका जो प्रारंभ किया, याद रखिएगा, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बारलोग हैं। डॉक्टर नॉर्मन बारलोग, डॉक्टर नॉर्मन बारलोग थे। और भारत में MS स्वामीनाथन हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। भारत में भारत अब खुद बेचता है। भारत में MS स्वामीनाथन हैं। कौन थे? MS स्वामीनाथन। जो MS स्वामीनाथन हैं, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। अभी इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इन्हें भारत रत्न भी मिला। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन थे वो प्रधानमंत्री जिन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, कौन हैं बताइए? कौन थे इस समय प्रधानमंत्री? तो आपको यह भी उत्तर बताना है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। और वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने क्या कर दिया था? जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास का जो कंपाउंड था,
जो उनका लोन था उसमें खुद में उन्होंने गेहूं बोली है। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन है? इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भैया? लाल बहादुर शास्त्री हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान, है ना? जय जवान जय किसान, ये नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, चलो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया इस पंचवर्षीय योजना में ही। इसमें ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे NDDB कहते हैं, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ताकि दूध की पैदावार बढ़ाई जा सके। क्या बढ़ाई जा सके? दूध की पैदावार बढ़ाई जा सके। लाल बहादुर शास्त्री इज द बेस्ट पीएम। हाँ, कहते हैं कि एक बार पहले वो रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री के बारे में कहा, उन कहते हैं कि खुद टिकट लेकर बैठते थे, मां से पूछा, मां को बताया कि मां मैं रेल मंत्री हो गया हूं। बोले भैया कौन सा पटवारी हो गया तू? ठीक है, उस समय यूएनओ क्या देख रहा था? यूएनओ का काम तब है ना जब झगड़ा हो, है ना? यूएनओ का काम तब है जब झगड़ा वगड़ा हो रहा है। और दो देशों का मामला था, और यूएनओ ये भी तो कह सकता है कि युद्ध विराम ही हमने करवाया, ये युद्ध हमने ही रुकवाया है। ठीक है, अनुज जी आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई ताकि दूध को बढ़ावा दिया जा सके। डेयरी विकास बोर्ड ये कहां खुला था? ये एक जगह पड़ती है आणंद, गुजरात में खोला गया इसे। क्या खोला गया? गुजरात में। हम ये देखते हैं कि प्रयास तो खूब हुए इस पंचवर्षीय योजना में, लेकिन यह पंचवर्षीय योजना कोई बहुत ज्यादा कामयाब हो नहीं पाई, है ना? ये एक कामयाब योजना नहीं थी, जिसके पीछे मैंने बहुत सारे कारणों को आपको गिनवा दिया। अब क्या होता है? अब सवाल ये है कि भाई अब 5 साल की योजना तो पहली फेल हो गई। भाई 5 साल वाली योजना तो पहली फेल हो गई थी। अब सरकार ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक एक साल की योजना लेकर आते हैं। 5 साल की योजना के लिए ना तो पैसा है, और फिर देखो फिर क्या ही फायदा कि उसको फिर तुम फेल घोषित करवाओ। ठीक है, इसके बाद 3 ऐसी योजनाएं आई जिन्हें एक एक वर्ष की योजना कहते हैं। इसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई। वार्षिक योजनाएं आई, और समझ लो देश में भी उस समय बड़ा वैसा माहौल था। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो चुकी है, एक तरफ मोरारजी देसाई हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी हैं, और एक तरफ उस समय के कांग्रेस के चेयरमैन के कामराज हैं। और मतलब एक प्रकार की गोलबंदी हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंदिरा गांधी जो हैं, अभी तक उनको जो पहला मंत्रालय मिला था वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। वो नेहरू जी जब थे प्रधानमंत्री, ये लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन लोग ये नहीं मानते थे कि ये नेहरू जी की वो हो सकती हैं उत्तराधिकारी, है ना? लोग उन्हें गूंगी बहरी गुड़िया कहते थे। ये तो गूंगी बहरी गुड़िया है। क्या है जी? गूंगी बहरी गुड़िया है। और वो गूंगी बहरी गुड़िया, आप देखिए कि भारत के कुछ चंद बहुत मजबूत प्रधानमंत्री में अगर नाम आता तो वो गूंगी बहरी गुड़िया का नाम आता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि नेहरू जी तो ठीक थे, लेकिन कई मुद्दे पर यह भी कहा जाता है कि मोदी जी से ज्यादा ताकतवर नेता रही, क्योंकि उस जमाने में जिस तरीके से उन्होंने अपनी मनमानी करी, ऐसा कोई मानसिक और दिल से जो वैचारिक रूप से दृढ़ व्यक्ति है वही ऐसा कार्य कर सकता है। इसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई।
जिसे हम भैया योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। दैट इज प्लान हॉलीडे। इसे क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे कहते हैं। ये जो योजना अवकाश कब शुरू हुआ? 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। मेरे प्यारे भाइयों, आपको यह पता होगा कि अब इस बीच में क्या हो गया था। अब इस बीच में क्या हो गया था? इस बीच में इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है ना। 69 में उनकी जीत ने यह बात साबित कर दिया था। ये जो ड्यूरेशन है, इसमें कृषि और उद्योग धंधे दोनों को बराबर तरजीह दी गई। इसमें कृषि और उद्योग धंधे, कृषि और उद्योग धंधे भैया दोनों को तरजीह दी गई। दोनों को क्या दी जाती है? दोनों को बराबर तरजीह दी गई। चाहे कृषि हो चाहे उद्योग धंधे हो, इसमें सारी बातों को बराबर ध्यान रखा गया। ठीक है। और उसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 1969 से शुरू होगी और 5 साल तक चलेगी। 1969 से 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना रही। और आप समझो, अब एक ऐसा समय आने वाला है भारत की राजनीति में जिसे आपातकाल कहते हैं। जानते हैं आपातकाल? इमरजेंसी क्यों लगी थी बताइए। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जिसे हम भारत में आपातकाल, इमरजेंसी कहते हैं। और इमरजेंसी के रिगार्डिंग सरकारें आपस में खूब टकराती हैं। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें आपस में खूब टकराती है कि ये ब्लैक, एक काला अध्याय था भारत की राजनीति का, ये था वो था, खूब होता है। देखिए, यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। यह गॉडगिल मॉडल पर, गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो डेवलपमेंट हो वो सिर्फ कागजों पे नहीं होना चाहिए, वास्तविक डेवलपमेंट हो। इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास, स्थायित्व के साथ, स्थायित्व के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। पर हम क्या करें, हमारी गड़बड़ कुछ ऐसी हो जाती है कि 1971 में, है ना, अभी तो ऐसी ही है, ये वो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं वो, बिल्कुल खत्म होने कगार पे, तो एकदम से मोटा हो गया है, ये जाएगा धीरे धीरे, है ना। ठीक है। हमारे घर के कह रहे थे कि इसमें छुट्टी लेने से भी काम नहीं चलेगा, ये 1-2 दिन का खेल नहीं होता, ये 8-10 दिन ले जाती है। चलो देखिएगा, तो स्थायित्व के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 1970 के दशक से ही, 1970 के दशक से ही, बल्कि मैं तो 69 से ही कहूंगा कि जब
पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहां से शरणार्थी हमारे यहाँ आने लगे थे और 1971 में झगड़ा इनका, हमने इनकी जिम्मेदारी उठाई। पूर्वी बंगाल वालों को जो बांग्लादेशी हैं आज, इनकी जिम्मेदारी हमने उठाई। इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म से बचाया। ऑपरेशन सर्च लाइट में सब कुछ मारने के लिए ये तैयार हो गए थे पाकिस्तान के, इधर पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान है आज, जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेशियों को हमने इनके जगह पे युद्ध लड़ा, इनको संसाधन मुहैया कराए, एक अलग देश बना कर दिया और तुम देख लो आज क्या हालत है। भारत की समस्या यही है। भारत समस्या है कि जो हम जिसको पालते हैं वही हमें जो है आंख दिखाता है, और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। उन्नीस सौ 1971 की बात है। वर्ष 1971 में गरीबी हटाओ जैसा नारा गढ़ा गया। गरीबी हटाओ का नारा गढ़ा गया। गरीबी हटाओ का नारा गढ़ा गया। और इस नारे को कौन लाने वाले थे? इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र, जिनका नाम था संजय गांधी। क्या नाम था? संजय गांधी। हाँ, ऐसा बोलते तो हैं। चलो, कौन थे संजय? पर भाई पहली बार निकली, हमें एक बार समझ गए बड़ी खतरनाक चीज है ये दोस्त, ये तो हम समझ गए। गरीबी हटाओ का ये नारा दिया गया है। कहते हैं कि इस नारे को संजय गांधी ने गढ़ा था, ये माना जाता है ना। और वर्ष 1971 में ही क्या हुआ? 1971 में ही भारत पाक युद्ध हो जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध, जिस समय युद्ध की घोषणा हुई उस समय इंदिरा गांधी एक जगह रैली कर रही थी। तो इंदिरा गांधी अपने एक सलाहकार से कहती भी हैं कि मुझे यह भी भरोसा नहीं है कि मैं वापस पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी दिल्ली, क्योंकि जिस तरीके की शेल फायरिंग हो रही थी। तो ये बात है। भारत पाक युद्ध हुआ। राहुल गांधी के चाचा हैं वो। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो इस योजना की असफलता का एक कारण था। जो इस योजना की असफलता का एक कारण है। असफलता का एक कारण है। ये जो योजना थी इसकी असफलता का एक कारण है। और इस योजना की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह था, ये कहते हैं लोग, अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इतना छोटा कारण किसी योजना के असफल होने का नहीं हो सकता। लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी आ रहे थे, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आ रहे थे, ठीक है, उनकी वजह से हुई है। ठीक है, ये एक बच्चे कह रहे हैं कि जी जो गरीबी है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बहुत हाईलाइटेड किया गया। दोनों बातें याद रखो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। गरीबी में फोकस 4थी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, है? लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने बहुत सारे नारे दिए। जैसे एक नारा था कि इंदिरा लाओ देश बचाओ, है ना। कहते हैं कि जो गरीबी हटाओ वाला नारा है वो जोर शोर पकड़ा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन इसको 4थी पंचवर्षीय योजना में ही गढ़ दिया गया था। पूरी बात समझिए, नारा गढ़ा गया, जहां से इस चीज की चर्चा शुरू हुई है। भाई नारे अपने आप में बड़े मायने रखते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये नारे कैसे आए, है ना। मोदी है तो मुमकिन है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि नारा किसी पंचवर्षीय योजना में चला तो उसको अब नहीं जो है हम लाते सरकार में, अब भी करते हैं, नारे लगते रहते हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरीके की चीजें चलती हैं। नारा गढ़ती जाता है, नारा बड़े लंबे समय तक चलता है। शरणार्थी वो है जो बांग्लादेश से भारत में जबरदस्ती घुस रहे थे, उनके देश में गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, याद रखिएगा कि एक अन्य कारण था बांग्लादेश से आ रहे शरणार्थी, बांग्लादेश से आ रहे शरणार्थी
अपनी पूरी पंचवर्षीय योजना तबाह की है हमने इनके ऊपर। ठीक है, तो जो शरणार्थी है इनका नाम जानते हैं आपने क्या कहा जाता है, ये भी पेपर में पूछा गया है। बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं इन शरणार्थियों को क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखना कि इन शरणार्थियों को भैया इन्हें चकमा शरणार्थी कहते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें चकमा शरणार्थी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ही चकमा शरणार्थी कहते हैं। यह पूछा गया सवाल है एक बार कि कौन है चकमा, तो याद रखना कि गैर कानूनी रूप से बांग्लादेश से जो भारत में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें चकमा कहते हैं। इन्हें ही चकमा शरणार्थी कहते हैं। चकमा शरणार्थी कहते हैं। अब किसके सपोर्टर हैं किसके नहीं से क्या फर्क पड़ता है बाबू। वोट तो वैसे भी पूरी तरीके से निजी मामला होता है, नहीं जानते। वोट क्या होता है, पूरी तरीके से निजी मामला होता है। इस पंचवर्षीय योजना में इसमें सबसे ज्यादा तरक्की कृषि क्षेत्र में हुई। पंचवर्षीय योजना के परिणाम आने लगे थे, वो उसकी हरित क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन के परिणाम आने लगे थे। इसमें सबसे ज्यादा तरक्की कृषि क्षेत्र में हुई। सबसे ज्यादा तरक्की किसमें होती है भैया, कृषि क्षेत्र में हुई। यह भी आप बता सकते हैं कृषि क्षेत्र में हुई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है जी, कृषि क्षेत्र में हुई है। इसका एक बड़ा कारण बताइए क्या है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के परिणाम आने लगे थे। पंचवर्षीय योजना के परिणाम आने लगे थे। पंचवर्षीय, अरे मैं बार बार पंचवर्षीय क्यों कह रहा हूं मैं, हरित क्रांति के परिणाम आने लगे थे। हरित क्रांति सफल हो चुकी थी। हरित क्रांति सफल हो चुकी थी और भारत क्या हो चुका है, भारत पूरी तरीके से खाद्यान्न का वो हो गया है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर। भारत पूरी तरह से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका है। आत्मनिर्भर हो चुका है, यानी कि अब हमें कहीं से भी गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास हरित क्रांति से बहुत ज्यादा खूब हमारे पास गेहूं हो गया था। अब हम पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड हो गए थे। क्या हो गए थे, पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, इसी में शुरू किया गया क्या, इसी में श्वेत ऑपरेशन फ्लड पेश किया गया था। क्या हुआ है, ऑपरेशन फ्लड। इसमें ही श्वेत क्रांति की भी शुरुआत हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। श्वेत क्रांति का भी प्रारंभ हुआ। श्वेत क्रांति का भी प्रारंभ हुआ, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। क्या होता है जी, ऑपरेशन फ्लड आया, ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ। क्या हुआ है जी, ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ। समझे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यू करा देता हूं, क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी ही है ढीली सी, तो मैं थोड़ा करा दूं पहले आपको। सवाल देख लीजिए एक दो, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा। हेरोड डॉमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी। आपसे यह पूछ रहा है सवाल, देखिए कि जो हेरोड डॉमर मॉडल है, हेरोड डॉमर मॉडल जो था
हैराट डामर मॉडल, आप समझ जाओ ये पहली पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित है, ये पहली है। दूसरी आपको पता होगी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको यह भी पता होना चाहिए जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी हैं, सुखमय चक्रवर्ती और गॉडगिल है, और गॉडगिल के नाम पर ही इसे गॉडगिल योजना कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर क्या बोलते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। चौथी किसमें है? चौथी भी गॉडगिल योजना है, ये पूरी तरीके से गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न बढ़िया बनते हैं, तो रिवीजन करने का सही तरीका ये है कि आप सारे ऑप्शंस को एक बार बहुत तरीके से देखें, ठीक है, कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में एक योजना अवकाश है। योजना अवकाश जिसे हमने प्लान हॉलिडे कहा, यह कब आया था? आपको पता होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया है। इसके बाद आया है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया। 1966 से शुरू होकर 1969 तक चले। कब चले? 1966 से शुरू होते हैं, 1969 तक चलते हैं। 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी। लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसमें आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, और जब आपातकाल की घोषणा होती है तो यह भी याद रखिएगा कि 1978 में जब आपातकाल घटा तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार को क्या मतलब है इस पंचवर्षीय योजना से? वो तो वैसे भी इंदिरा गांधी से खफा थे। तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1 साल पहले खत्म हो जाएगी। ये पूछा हुआ सवाल है भैया। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है, 1978 में 1 वर्ष पहले समाप्त हो जाएगी। 78 में ये 1 वर्ष पहले इसको समाप्त घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्या जाएगी? जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली, इसका प्रमुख उद्देश्य था क्या? भारी उद्योगों पर फोकस करने के साथ साथ औद्योगिकरण, आत्मनिर्भर व स्वयंजनी अर्थव्यवस्था, स्थिरता के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास। देखिए इसका जो उद्देश्य था भारी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। याद रखिएगा इसमें किन को बढ़ावा देना था? भारी उद्योग धंधे। इसमें भारी उद्योग धंधे हैं, भारी उद्योग धंधे। इसी में अब भारी उद्योग धंधे लगाओगे तो खनन को बढ़ावा देना पड़ेगा। खनन, खनिज, भाई आप बिना लोहे, कोयले, तांबा, जस्ता के क्या तुम हैवी इंडस्ट्रीज लगा लोगे? नहीं लगा सकते। इस पर फोकस किया गया था। इन पर क्या किया गया था? इन सब पर भी फोकस किया गया था। ठीक है, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें ही आपको पता होना चाहिए हमने समाजवादी मॉडल को अपनाया था। समाजवादी मॉडल को अपनाया। लोग ये भी कहते हैं कि भारत में अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का पुट कहीं से आया है तो वो यहीं से आया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो पुट आया था भैया वो यहीं से आया था। मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं जिसे, है ना? क्या हो गया है? मिक्स्ड इकोनॉमी। एक कह रहे हैं जी आपने कही थी 12 हुई है, 5वीं खत्म कैसे होगी? मैंने कि 5वीं 1 साल पहले खत्म हो गई। 5वीं 1 साल पहले खत्म हुई है। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जब तैयार की गई थी तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा कि योजना आयोग 1950 में बना था। 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। आपको यह मैं बता दूं कि इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे?
उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष बने थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग के आखिरी अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के आखिरी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करो। बताइए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, त्वरित औद्योगिकरण, अदायगी संतुलन। ये आप पूरी तरीके से किस पर केंद्रित थी? पूरी तरीके से उद्योग धंधों पर केंद्रित थी। ठीक है, आज मैं इस क्लास को थोड़ा सा 5-7 मिनट पहले खत्म कर दे रहा हूं। ठीक है, कल पढ़ाऊंगा इसके आगे। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है भैया।